एक आइलैंड जो दिखता तो था जापान का हिस्सा, लेकिन वहां जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी, जहां इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। और उम्मीद, वो तो जैसे मर ही चुकी थी। लेकिन क्या इस नर्क से कोई बच पाया, या सब वही दफन हो गए? कहानी शुरू होती है जापान के एक रहस्यमयी आइलैंड पर, बैटलशिप आइलैंड। यहां कोरिया से लाए गए मजदूरों को जानवरों की तरह काम पर लगाया गया है। धूल, पसीना और दर्द से भरा माहौल। तभी एक दर्दनाक पल आता है। एक छोटा बच्चा पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है। वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल होता है, क्या हम में से कोई कभी जिंदा बाहर जा पाएगा? उस बच्चे की बॉडी उसके परिवार को दे दी जाती है, और इसी माहौल में सामने आता है एक कोरियन लीडर जिसे बाकी सभी लोग इज्जत से देखते हैं। वो बच्चों से कहता है, तुम तीनों को आज रात निकलना होगा, ताकि कोरिया जाकर सबको बता सको हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। फिर एक आदमी उनकी मदद करता है और बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। एक बच्चा पकड़ा जाता है और वही गोली मार दी जाती है। बाकी दो समंदर तक पहुंच तो जाते हैं, पर वो भी एक शिप से पकड़े जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कोरिया में, जहां एक म्यूजिशियन ली अपनी बेटी और अपने बैंड के साथ एक पार्टी में परफॉर्म कर रहा होता है। पार्टी के बाद ली अपने दोस्त से मिलता है, जो एक डिटेक्टिव है। ली चाहता है कि वो उसे और उसके बैंड को जापान भेज दे, और इसके लिए वो उसे पैसे भी देता है। लेकिन डिटेक्टिव धोखेबाज निकलता है। ली जब जापान पहुंचता है तो उसे जमीन पर बिखरे अपने दोस्त के सारे लेटर्स मिलते हैं। समझते देर नहीं लगती, हम सबको फंसा दिया गया है। शिप से जैसे ही लोग उतरते हैं, उन्हें जबरन ट्रेन में भरकर आइलैंड की तरफ ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही सोल्जर्स सब पर टूट पड़ते हैं। मारपीट, गाली गलौज, चीखें, और औरतों को उनके बच्चों और पतियों से अलग करके एक और बोट में बैठा दिया जाता है। ये सब देखकर पुरुषों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यही शुरू होता है उनका असली संघर्ष, आजादी के लिए, जिंदगी के लिए और इंसानियत के लिए। जैसे ही जापानी अफसर अपना पसंदीदा गाना बजाने को कहता है, वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात मानकर वही गाना बजाने लगते हैं। और तभी सीन में एंट्री होती है सीनियर मैनेजर की। वो आते ही कोरिया से लाए गए सभी मजदूरों से मुस्कुराकर कहता है, हम आपका यहां स्वागत करते हैं, अब आप हमारे लिए काम करेंगे। इसके बाद सबको दी जाती है उनकी अकाउंट स्लिप, यानी एक हिसाब की चिट्ठी। इसमें लिखा होता है कि उन्हें यहां लाने का खर्चा, खाना, रहना, सब कुछ अब उनकी मजदूरी से काटा जाएगा। इतना सब देने के बाद भी उन्हें मिलता है कीड़ों भरा गंदा खाना। फिर सभी को खदान यानी माइन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां काम खत्म कर लोग नहाने चले जाते हैं। लेकिन वहां एक दर्दनाक मंजर सामने आता है। एक सुपरवाइजर एक लड़के को बेरमी से पीट रहा होता है। यही देखता है कोरियन गैंगस्टर जॉय, जो चुप नहीं रहता। वो सुपरवाइजर से भिड़ जाता है। माहौल गर्म होता है। तभी वहां आ जाता है जूनियर मैनेजर। जॉय उसे साफ कहता है, अगर मैं इस लड़ाई में हार गया तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर जीत गया तो मजदूरों का लीडर मैं बनूंगा। मैनेजर मान जाता है। फिर जो लड़ाई होती है उसमें जॉय सुपरवाइजर को अधमरा कर देता है। तभी सीनियर मैनेजर बीच में आता है और सबको डांटता है, ये जापानी चाहते हैं कि हम कोरियन आपस में ही लड़े, इसलिए अब कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन शर्त के मुताबिक अब जॉय बन जाता है मजदूरों का लीडर। दूसरी तरफ सीनियर मैनेजर ऑफिसर्स और कुछ औरतों के साथ खाना खा रहा होता है। वहां ली की बेटी भी होती है। सीनियर मैनेजर अपने फेवरेट गाने को बजाने को कहता है, और तभी ली की बेटी मुस्कुराकर कहती है, ये गाना मैंने गाया है और इसका म्यूजिक मेरे पापा ने बनाया है। लेकिन उसकी भाषा मैनेजर को समझ नहीं आती, इसलिए एक कोरियन लड़की उसकी बात ट्रांसलेट करती है। मैनेजर को वो गाना और उसकी कहानी बहुत पसंद आती है, और एक नया रिश्ता वहां पनपने लगता है। ली अब अपनी बेटी और बैंड ग्रुप के साथ एक पार्टी में परफॉर्म करने जाता है, जहां उसकी मुलाकात सीनियर मैनेजर से होती है।
बेटी को देखकर ली के चेहरे पर भावुकता साफ झलकती है। वहीं दूसरी ओर कोरियन आर्मी बेस में एक सीक्रेट मिशन की तैयारी हो रही होती है। एक ऑफिसर को कोरियन लीडर की फोटो दिखाकर कहा जाता है, इस आदमी को किसी भी हालत में उस आइलैंड से निकालना है, क्योंकि वही है वहां के कोरियन मजदूरों की आखिरी उम्मीद। ऑफिसर भी इस मिशन के लिए राजी हो जाता है और मजदूर बनकर उसी आइलैंड की ओर रवाना होता है। उधर सीनियर मैनेजर एक ग्रैंड पार्टी रखता है जिसमें माइन कंपनी के बड़े अधिकारी आते हैं। पार्टी में ली अपने बैंड के साथ माहौल में जान डाल देता है। सब एंजॉय करते हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा है। दूसरी तरफ माइन नंबर 2 में गैंगस्टर जॉय और बाकी मजदूर काम में लगे होते हैं। तभी एक ट्रॉली अचानक काबू के बाहर होकर नीचे की ओर लुढ़कती है। कई मजदूर इसकी चपेट में आकर मारे जाते हैं और एक भयानक आग भी लग जाती है। सीनियर मैनेजर को जब ये हादसा पता चलता है तो वो बेरमी से कहता है, माइन नंबर 2 को बंद कर दो। वैसे भी वहां से अब कोयला नहीं निकलता और जो मजदूर वहां फंसे हैं वो सब कोरियन हैं। अगर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। उसका आदेश तुरंत मान लिया जाता है और माइन बंद कर दी जाती है। अंदर फंसे मजदूरों की चीखें, उनकी घबराहट सब अनसुनी रह जाती है। लेकिन तभी सीनियर को एक खतरनाक सच पता चलता है, कोरियन मजदूरों का लीडर भी उसी माइन में फंसा हुआ है। अब सीनियर डर जाता है कि अगर लीडर मारा गया तो मजदूर बगावत कर देंगे। वो तुरंत ऑर्डर देता है, किसी भी तरह उसे बाहर निकालो। बाहर से बचाव की कोशिशें होती हैं, लेकिन नाकाम रहती है। तभी अंदर मौजूद मजदूर एक धमाका करते हैं, डायनामाइट से माइन का रास्ता खोलते हैं और खुद को आजाद कर लेते हैं। लीडर बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन बाहर आकर बाकी मजदूरों से मिलता है और उन्हें नई हिम्मत देता है। वही वो आर्मी ऑफिसर भी मौजूद होता है जो इस लीडर को निकालने आया था। वो लीडर से कहता है, मुझे आर्मी ने तुम्हें वापस लाने भेजा है, लेकिन उसके लिए मुझे टेलीग्राफ की जरूरत है ताकि मैं संपर्क कर सकूं और यहां जहाज भेज सकूं। लीडर मान जाता है और मदद का वादा करता है। फिर वो ऑफिसर ली के पास जाता है और कहता है, मुझे उस ऑफिसर के कमरे की चाबी चाहिए, वहां टेलीग्राफ है। ली उसे वही रोक लेता है और गंभीरता से पूछता है, पहले ये बताओ तुम्हें चाबी क्यों चाहिए और तुम उस टेलीग्राफ को क्यों हासिल करना चाहते हो। ये सवाल सुनकर आर्मी ऑफिसर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, असल में मैं यहां उस लीडर को ले जाने आया हूं और मैं खुद भी एक आर्मी ऑफिसर हूं। ये सुनकर ली थोड़ी देर सोचता है और कहता है, तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को भी इस आइलैंड से बाहर ले जाओगे तभी मैं तुम्हें वो चाबी दूंगा। आर्मी ऑफिसर उसकी बात मान लेता है, लेकिन इस सब के बीच एक और प्लान चुपचाप चल रहा होता है। ऑफिसर की चाबियों के गुच्छे में से हेबिन की चाबी को गर्म करके उसका प्रिंट एक फिल्म रोल पर ले लिया जाता है। बाद में उसी प्रिंट की मदद से एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई जाती है। जब चाबी बनकर तैयार होती है तो वो उसे आर्मी ऑफिसर को दे देते हैं। इस चाबी की मदद से ऑफिसर उस सीक्रेट कैबिन तक पहुंच जाता है, जहां से वो टेलीग्राफ भेजकर आर्मी से एक रेस्क्यू शिप मंगवाता है और वहीं पर उसे मिलते हैं वो सीक्रेट अकाउंट रिकॉर्ड, ऐसे सबूत जो इस आइलैंड की असली सच्चाई खोल देते हैं। लेकिन तभी ऊपर आसमान में दुश्मन के बमवर्षक विमान मंडराने लगते हैं। पूरे आइलैंड पर अफरातफरी मच जाती है। लोग अपने घरों की लाइटें बंद कर देते हैं। एक डर सा फैल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑफिसर लीडर को अकेले में ले जाता है और गन पॉइंट पर कहता है, मुझे तुम्हारे कैबिन में कोरियन वर्कर्स के अकाउंट रिकॉर्ड मिले हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं या मरते हैं, उनका मुआवजा उन्हें नहीं बल्कि आधा तुम्हारे अकाउंट में जाता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे साइन भी हैं। लीडर कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ये सब उस सीनियर का काम है, वो मुझे फंसा रहा है। तभी अचानक ली और उसकी बेटी भी वहां आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच पूरे आइलैंड पर धमाके शुरू हो जाते हैं। एक जोरदार ब्लास्ट में वो सीनियर भी जलकर मर जाता है।
जापानी अब पूरे कोरियन मजदूरों को एक बंकर में बंद कर देते हैं। उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी बीच लीडर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसका सबसे वफादार आदमी उसे बचाने आ जाता है। लीडर उसे देखता है और पूछता है, क्या तुमने वो अकाउंट रिकॉर्ड देखे? वो बस सिर हिलाकर हाँ कहता है। ली अपने सामने अपने ही साथी को मरते हुए देखता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच्चाई कबूल कर ली थी। जैसे ही वो लीडर अपनी बंदूक निकालता है और उसे शूट करता है, ली की छोटी सी बेटी ये सब छुपकर देख रही होती है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों एक साथ उभरते हैं। इधर माइन कंपनी का एक सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर को कॉल करता है और कहता है, हिटलर मर गया है और जो भी नाजी का साथ देगा अब उसका अंजाम भी वही होगा। वो आगे बताता है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर ऐसा भयंकर बम गिराया है कि पूरा शहर राख बन गया है। ये सुनकर जूनियर मैनेजर घबरा जाता है। वो सीनियर ऑफिसर से कहता है, हमारा सीनियर मैनेजर जख्मी है, बॉम्ब ब्लास्ट में जल गया है, हमें मदद चाहिए। लेकिन सीनियर ऑफिसर बेरमी से जवाब देता है, मदद भूल जाओ, उसे मार दो और खुद सीनियर बन जाओ। और वही होता है। जूनियर अपने ही बॉस की जान ले लेता है। अगले दिन हालात और बिगड़ जाते हैं। जापानी लोगों की भीड़ कोरियंस को भगाने के लिए धरना देने लगती है। वजह एक बच्ची की मौत। लेकिन असली सच्चाई ये होती है कि उस बच्ची के साथ जबरदस्ती माइन का सुपरवाइजर करता है और बाद में इल्जाम एक कोरियन गैंगस्टर पर डाल दिया जाता है। अब जूनियर मैनेजर मौके का फायदा उठाता है। वो लोगों से कहता है, मैं वादा करता हूं कोरियंस को इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इस बहाने कई कोरियंस को कैद कर लिया जाता है। इसके बाद वो जूनियर मैनेजर लीडर के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें यहां से निकलने में मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वो आधा पैसा देना होगा जो तुमने मजदूरों से कमाया है। और साथ ही अमेरिका जाकर कहना पड़ेगा कि हम कोरियंस का अच्छा ख्याल रखते हैं, वरना अगर अमेरिकन को सच पता चल गया तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। और यहाँ के कोरियंस, मैं उन्हें इस माइन के अंदर ही दफना दूंगा। ली की बेटी और वो आर्मी ऑफिसर ये सब छुप कर सुन लेते हैं। इसके बाद लीडर सभी कोरियनों को इकट्ठा करता है और कहता है, जापानी अफसरों ने चाय को फंसा दिया है और हम सबके साथ बर्बरता हो रही है। लेकिन अब मैंने सीनियर से बात की है और वो हमारी बात सुनने को तैयार हुआ है। अब से हमें बेहतर खाना और मेहनताना मिलेगा। लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद है, लड़ाई अभी बाकी है। एक बड़ी खुशखबरी सुनाई देती है। सभी लोगों को माइन के एंड पर एक सेलिब्रेशन इवेंट में शामिल होना है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। लेकिन उसी पल आर्मी ऑफिसर सबको रोकता है और एक कड़वा सच सामने लाता है। तुम्हारे लीडर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने सीनियर और जूनियर अधिकारियों के साथ मिलकर तुम्हारे मुआवजे और पैसे हड़प लिए। लीडर घबरा जाता है और उल्टा कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये तो अमेरिका का जासूस है। लेकिन तभी ली सामने आता है और सबके सामने असली अकाउंट रिपोर्ट रख देता है और ली की बेटी भी गवाही देती है। मेरे सामने इसने अपने एक वफादार साथी को मार डाला था। सच उजागर होते ही लोग लीडर के खिलाफ हो जाते हैं और आर्मी ऑफिसर उसे वही खत्म कर देता है। अब लोगों को आजादी मिल चुकी है। आर्मी ऑफिसर कहता है, हम कोयले ले जाने वाले जहाज की मदद से यहां से भाग सकते हैं। सभी तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग हथियार बनाने लगते हैं ताकि जापानी अटैक से खुद को बचा सके। फिर शुरू होता है मिशन। आर्मी ऑफिसर अपने साथियों के साथ कोयला जहाज के पास का पुल कब्जे में लेता है। लेकिन तभी कुछ जापानी सोल्जर्स आ जाते हैं। मुकाबला होता है, फायरिंग होती है और फिर कोरियन लोग जहाज की ओर बढ़ते हैं। जापानी सैनिक कोरियन घरों में आग लगा देते हैं, जिसे देखकर जूनियर मैनेजर चौंक जाता है। दूसरी तरफ कोरियन लोग भागते हैं, लेकिन गोलीबारी में कई मारे जाते हैं। ब्रिज पर चढ़ते लोगों का भार बढ़ता है और वो भी टूट जाता है। आधे लोग समुद्र में गिर जाते हैं और आधे आइलैंड पर फंस जाते हैं। और फिर शुरू होती है कोरियन
और जापानी सैनिकों के बीच आखिरी खतरनाक लड़ाई। ब्रिज उठाने की कोशिश अकेले कर रहा था ली, लेकिन तब उसकी बेटी मदद के लिए आगे आती है। सभी मिलकर ब्रिज उठाते हैं। तभी कोरियन लड़की को गोली लग जाती है और उसका दोस्त गुस्से में सुपरवाइजर को बेरमी से मार डालता है, लेकिन वापस लौटते वक्त उसे भी गोली लगती है और दोनों की मौत वहीं हो जाती है। उधर ली भी जूनियर मैनेजर को गोली मार देता है, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। जैसे ही उसकी बेटी उसके पास दौड़ती है, जूनियर उसे पकड़ लेता है। आर्मी ऑफिसर उसे पत्थर से मारता है और लड़की एक बोतल से उसका काम तमाम कर देती है। अब आर्मी ऑफिसर ऐलान करता है, सीनियर, जूनियर मैनेजर और सुपरवाइजर मर चुके हैं। अब ये जंग यही खत्म होती है। जापानी सैनिक शांत हो जाते हैं और बचे हुए कोरियन लोग ब्रिज से होकर जहाज पर सवार हो जाते हैं। लेकिन ली बहुत जख्मी है। मरने से पहले वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी आर्मी ऑफिसर को सौंप देता है। ली की मौत से उसकी बेटी टूट जाती है और तभी एक भयानक ब्लास्ट होता है। नागासाकी पर अमेरिका का परमाणु हमला। सब सन्न रह जाते हैं। बेटी अपने पिता की यादों के साथ दूर समुंदर की ओर देखती है और यहीं पर खत्म होती है द बैटलशिप आइलैंड की कहानी। जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, जब लोग एकजुट हो जाएं, तो आजादी सिर्फ सपना नहीं, हक बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो हमारे चैनल सिनेमा इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां मिलती हैं आपको फिल्में नए अंदाज, नए सबक और नए जज्बात के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।